दोस्तों, मैं अभी नया क्रिएटर हूं और मैं अभी YouTube पर आया हूं और आप लोग मुझे बताएं कि मेरी वीडियोस में क्या कमी रह रही है। म्यूजिक से लेकर फोटो या वॉइस जो भी कमी है मुझे बताएं, मैं उसको ठीक करूं। हैदराबाद के बाहरी इलाके, जिसे अब साइबराबाद कहा जाता है, उसके विकास की चकाचौंध के बीच एक अंधेरा कोना आज भी साल 2014 की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत को छिपाए बैठा है। नवाबों के दौर का वो जर्जर बंगला, जिसकी ऊंची दीवारें और मुगलई नक्काशी कभी वैभव का प्रतीक थी, अब केवल मौत और सन्नाटे का घर बन चुकी थी। राहुल और उसके 3 दोस्त समीर, अंकित और विनीत, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ने अपनी नई नौकरी के करीब होने के कारण इस बंगले को किराए पर लिया। उन्हें लगा था कि ये एक विंटेज अनुभव होगा, पर वे नहीं जानते थे कि वे एक ऐसे कसाई खाने में प्रवेश कर रहे थे जहां रूहें इंसानी मांस की गंध पर पलती थीं। जैसे ही उन्होंने उस भारी लकड़ी के मुख्य दरवाजे को धकेला, घर के अंदर से एक ऐसी गंध आई जैसे बरसों से बंद किसी ताबूत के अंदर से आती है। घर के पीछे वाले हिस्से में एक पुराना बगीचा था, जहां घास इतनी ऊंची थी कि वो किसी की कब्र को आसानी से छिपा सकती थी। पहली ही रात जब चारों दोस्त अपने कमरों में सोने गए, राहुल को बेसमेंट से भारी लोहे की जंजीरों के फर्श पर रगड़ने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद पुराने पानी के पाइपों में हवा फंसी है। उसने चादर ओढ़ी और सोने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया है कि उसकी अपनी सांसें हवा में सफेद धुएं की तरह जम रही थीं। तीसरे दिन की वो काली आधी रात थी, जब राहुल की नींद अचानक किसी के भारी दबाव के कारण खुली। उसे लगा कि उसकी छाती पर कोई पहाड़ रख दिया गया है। उसने अपनी आंखें खोलीं और जो देखा, उसने उसके दिमाग की नसें हिला दी। कमरे के छत वाले पंखे से एक परछाई लटकी हुई थी। वो कोई सामान्य आकृति नहीं थी। उसका शरीर किसी फटे हुए बोरे की तरह झूल रहा था। उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से 180 डिग्री तक मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें, जो केवल सफेद गड्ढे थे, सीधे राहुल के चेहरे को घूर रही थीं। राहुल ने कांपते हाथों से लाइट का स्विच दबाया। रोशनी होते ही वो आकृति गायब हो गई, लेकिन पंखा अभी भी इतनी तेजी से हिल रहा था जैसे किसी ने उसे अभी झटके से छोड़ा हो। राहुल की चीख निकल गई और वो भागकर समीर के कमरे में पहुंचा। समीर की हालत और भी बदतर थी। वो बिस्तर पर अचेत पड़ा था और उसके पूरे शरीर पर, विशेषकर उसकी छाती और बाहों पर, ताजे जलने के निशान थे। वे निशान ऐसे थे जैसे किसी ने उबलता हुआ तेल उसके शरीर पर उड़ेल दिया हो, जबकि पूरे कमरे में कहीं कोई आग नहीं थी। समीर जब होश में आया तो उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। उसने कांपते हुए बताया, रात भर कोई ठंडी, गीली और चिपचिपी चीज मेरे सीने पर बैठी थी। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरा गला किसी ने सड़े हुए मांस वाले हाथों से दबा रखा था। दहशत का असली मंजर तब शुरू हुआ जब वे चारों भागने के इरादे से बंगले के पीछे वाले हिस्से की ओर बढ़े। वहां एक पुराना कुआं था, जिसके ऊपर से बरगद की जड़ें लटक रही थीं। चांद की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि कुएं की मुंडेर पर एक महिला सफेद लिबास में बैठी थी। वो शांत नहीं थी। वो पागलपन की हद तक अपना सिर बार बार कुएं के पत्थर पर दे मार रही थी। ठक 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 हर वार के साथ एक भयानक आवाज गूंजती थी, लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि उसके सिर से खून नहीं बल्कि काली राख उड़ रही थी। जैसे ही अंकित ने उसे पुकारने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, वो महिला अचानक रुकी। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसका चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था और उसके दांत किसी जानवर की तरह नुकीले और बाहर निकले हुए थे। उसने एक ऐसी चीख मारी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उस चीख की गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि बंगले के सारे शीशे एक साथ धमाके के साथ चकनाचूर हो गए। कांच के टुकड़े राहुल और उसके दोस्तों के शरीर में धंस गए। वे पागलों की तरह अंदर की ओर भागे, पर अब बंगला बदल चुका था। दीवारों से खून जैसा गाढ़ा काला तरल टपक रहा था, जो फर्श पर जमा होकर पैरों की उंगलियों को जकड़ रहा था। रसोई से बर्तनों के हवा में उड़ने और दीवारों से टकराने की आवाजें आ रही थीं। राहुल ने तुरंत एक स्थानीय मौलवी को फोन किया, जो रूहानी मामलों के जानकार थे। मौलवी साहब जैसे ही बंगले की दहलीज पर पहुंचे, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अंदर कदम रखने से पहले ही कहा,
यहाँ कफन चोर रूहों का बसेरा है। ये वे रूहें हैं जिन्हें कभी कफन नसीब नहीं हुआ और अब ये इंसानी मांस की गंध पाकर जाग उठी हैं। ये तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। मौलवी साहब ने जैसे ही आयतें पढ़ना शुरू किया, पूरे बंगले में एक साथ हजारों लोगों के रोने और हंसने की आवाजें गूंज उठी। मुख्य दरवाजा जो खुला था, अचानक किसी अदृश्य ताकत ने इतनी जोर से बंद किया कि उसकी चौखट उखड़ गई। अब वे अंदर कैद थे। मौलवी साहब ने चिराग जलाया तो रोशनी में दिखा कि सीढ़ियों से वो सफेद लिबास वाली महिला और उसके साथ दर्जनों काली नग्न आकृतियां नीचे रेंगती हुई आ रही थीं। उनके शरीर से सड़न और राख की बदबू आ रही थी। मौलवी साहब ने चिल्लाकर कहा, पीछे मत मुड़ना, चाहे कोई भी आवाज आए, पीछे मत देखना। तभी विनीत को लगा कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। उसकी अपनी ही परछाई दीवार से निकलकर उसका गला दबा रही थी। मौलवी साहब ने पवित्र जल छिड़का, जिससे एक तेज धमाका हुआ और कुछ पलों के लिए रास्ता खुला। वे सब जान बचाकर बाहर की ओर भागे। राहुल जब सड़क पर पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर बंगले की ओर देखा। बंगले की हर खिड़की से वो राख उगलने वाली औरत उन्हें देख रही थी और उसके हाथ में समीर की शर्ट का एक टुकड़ा था। आज 2026 में भी वो बंगला हैदराबाद की उस सुनसान सड़क पर खड़ा है। राहुल अब बेंगलुरु में रहता है, पर वो आज भी रात को अकेले सोने से डरता है। उसे आज भी महसूस होता है कि उसके बिस्तर के पीछे वही ठंडी गीली चीज बैठी है और वो राख वाली औरत उसके कान में फुसफुसाती है। ये कोई कहानी नहीं, राहुल की जिंदगी का वो सच है जिसे उसने अपनी आंखों से देखा और अपनी रूह पर महसूस किया। उस बंगले को आज भी राख वाला बंगला कहा जाता है, जहाँ जाने वाला कोई भी इंसान कभी पूरा वापस नहीं आता।